एंड इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पर्सपेक्टिव आपके साथ में शेयर करूंगा वो आपकी आंखें खोल देगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो आपका भविष्य बर्बाद होने से भी बचा लेगा। एंड इसीलिए आप देखोगे कि इंडियन पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब से इतना ज्यादा प्यार है। तो क्या गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकती सही तरीके से? बिल्कुल करा सकती। तो गवर्नमेंट करा क्यों नहीं रही है? सवाल तो अभी रिसेंटली मुझे टेलीग्राम पर काफी सारे एस्पायरेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रोटेस्ट। और वो ये पूछ रहे थे कि क्या हमें एसएससी की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। क्या प्रिपरेशन के साथ में कोई फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए? अब देखो, बैकअप के बारे में तो मैं किसी अगले वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इस एसएससी सीजीएल एग्जाम के कंटेक्स्ट में ही गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बात करूंगा। तो देखो, एसएससी ने फिर से लाखों एस्पायरेंट्स के भविष्य का मजाक बना दिया है। एंड डिस्पाइट हैविंग सो मच टेक्नोलॉजी, वो एआई कर रहे थे, उसके बाद में भी एग्जाम में इरेगुलरिटी सामने आई है। एंड इसके बाद में जब कुछ एस्पायरेंट्स ने, टीचर्स ने प्रोटेस्ट करा तो उनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे तो वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हो। और ये वही देश है जहां पर आप देखोगे रेपिस्ट, ड्रग डीलर्स, बड़े बड़े क्रिमिनल्स खुले घूम रहे। यहाँ तक कि कई लोग तो लोकसभा में भी बैठे हैं। आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें भारत ने एक नया ही रिकॉर्ड सेट करा। 46% जो करंट लोकसभा एमपीज हैं, जो हमारी संसद में बैठे हैं, उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 50% है, यानी कि हर 2 एमपी में से एक के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। यह है देश का हाल। एंड मैं इस पर क्यों वीडियो बना रहा हूं? क्योंकि देखो, इस पर ऑलरेडी वैसे तो बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी है, लेकिन मैंने हर डिबेट में एक चीज कॉमन नोट करी है कि वो एक बेसिक रियलिटी को एड्रेस कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जितने भी डिबेट्स हैं वहां पे आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी कि एसएससी ने क्या करा एंड क्या करना चाहिए। देखो, ये बहुत बेसिक लेवल की बात है, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट बेवकूफ तो नहीं है। जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इतनी फंडिंग दे सकती है, स्टार्टअप्स को इतनी फंडिंग दे सकती है, एंड यूपीआई ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म बना सकती है जहां पे बिना किसी हैकिंग के, बिना रुकावट के इतना पेमेंट हो रहा है डेली बेसिस पे, तो क्या गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकती सही तरीके से? बिल्कुल करा सकती। तो गवर्नमेंट करा क्यों नहीं रही है? सवाल तो ये है ना। आज के इस वीडियो में मैं यही आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखो, पहले आपको करंट स्टेटस में समझा देता हूं गवर्नमेंट जॉब का क्या है। पहली चीज तो, गवर्नमेंट एग्जाम की जो वैकेंसीज हैं वो यूपीएससी में तो फिर भी रेगुलर पेपर होते हैं, रेगुलर वैकेंसी आती है, टाइमली रिक्रूटमेंट भी हो जाता है। लेकिन अधिकतर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में वैकेंसी टाइम पर आती ही नहीं है। वैकेंसी अगर आ भी गई तो वो इतनी कम होती है कि कुछ मतलब नहीं निकलता उसका, बहुत कंपटीशन रहता है। एंड जैसे तैसे करके अगर आप पेपर दे रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम कंडक्ट कराने में इतनी ज्यादा इरेगुलरिटी आ जाती है कि उसमें फिर स्कैम हो जाता है, डिले हो जाता है। अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर भी कर लिया तो इंटरव्यू की स्टेज पे इश्यूज आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई यूपीएससी में तो थोड़े समझदार लोग बैठे हैं, पावरफुल लोग बैठे हैं, लेकिन बाकी एग्जाम में डायरेक्टली इश्यूज आ जाते हैं इंटरव्यू में। इसके बाद में अगर आपने क्लियर कर भी लिया, नौकरी आपको मिल भी गई, तो पोस्टिंग नहीं मिल रही बहुत सालों तक। काफी सारे स्टेट पीसीएस का ये हाल है, महाराष्ट्र पीसीएस का ये हाल है, पोस्टिंग ही नहीं मिली अभी तक। अब सवाल ये है कि क्या हमेशा से यही सिचुएशन थी? क्या हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स ऐसी ही है? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नो। जो पास्ट में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। जो मेरे दादाजी की जनरेशन थी, जो वो टाइम था, एंड जो विलेज बैकग्राउंड के लोग हैं वो मुझसे काफी हद तक रिलेट भी करेंगे कि एक टाइम था जब गांव में सब खेती करते थे, खुद का काम करते थे, कोई भी नौकरी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। ये पूरा नौकरी का सिस्टम ब्रिटिश टाइम से आया, जब क्लेरिकल जॉब्स ये सब का उन्होंने प्रमोट करा।
ये मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा। ये स्टार्टिंग कैसे हुआ गवर्नमेंट जॉब का, कि हमेशा से इंडियंस जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल थे नहीं थे। तो उस टाइम पे हाल ये था कि गांव में अगर कोई फिजिकली फिट है, ठीक है, और कोई फालतू बैठा है, तो उसको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे और पुलिस में भर्ती करा देते थे। यहाँ तक कि सेना में भी कई बार ऐसे ही भर्ती होती थी। फिर उसके बाद में टाइम आता है मेरे फादर की जनरेशन का, एंड वहां पे लाइक फॉर माई मेरे पापा खुद होमगार्ड वॉलंटियर है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एंड उन्होंने 8वीं पास करी है, बस उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उन्होंने आगे पढ़ाई करी नहीं। एंड उसके बाद में उन्होंने कुछ पुलिस मैन के अंडर काम करना शुरू कर दिया गांव में। अब उनका काम अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, तो एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल को वो उनका नेचर का भी पसंद आया और उनको उन्होंने होमगार्ड वॉलंटियर के तौर पे भर्ती कर लिया। इस तरीके से रिक्रूटमेंट हुआ। अब आज के टाइम पे अगर किसी को होमगार्ड बनना है तो उसको पहले तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम का वेट करना पड़ेगा, वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, मल्टीपल फिजिकल टेस्ट पास करने पड़ेंगे, और उसके बाद में भी इसमें भी करप्शन हो जाता है, इस वैकेंसी में भी करप्शन हो जाता है। आप ये देखो। तो एक टाइम, अब ये जो पूरी कहानी मैंने सुनाई है ना, ये जो हिस्ट्री ये है 1947 से 1990s तक की। 1990s के पहले तक अगर कोई ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा लिखा है, अगर अवेयर है और उसने वैकेंसी आई, क्योंकि पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि वैकेंसी आई है, तो अगर उसने फॉर्म भर दिया और जनसंख्या और पढ़ने वाले इतने लोग कम थे कि आराम से सिलेक्शन हो जाता था। ये रियलिटी है। एंड इसीलिए आप देखोगे कि इंडियन पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब से इतना ज्यादा प्यार है। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इंडियन पेरेंट्स लव गवर्नमेंट जॉब्स अ लॉट, बट जो करंट जनरेशन है और जो आगे जनरेशन आएगी, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब से नफरत करेगी। इस पर मैं कभी आगे बात करूंगा क्यों। तो ये आपको स्टोरी मैंने सुनाई है 1990s तक की, एंड आई होप आपको काफी हद तक चीजें रिलेटेबल भी लगी होगी, अगर आपने सुनी होगी पास्ट की बातें अपने फैमिली मेंबर या कहीं पर, और समझ में भी आई होंगी। अब इसके बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जो इंडियन इकोनॉमी में एक टेक्टोनिक शिफ्ट लेकर आता है, जो कि 1990s में होता है। थोड़ा गेस करने की कोशिश करो वो क्या हो सकता है, सोच के देखो। देखो, फर्स्टली जिन्होंने भी अच्छे से सही गेस करा है उन सबके लिए तालियां। उस टाइम पर आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 के रिफॉर्म्स के तौर पर जाने जाते हैं। अब ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों का हो सकता है आपको मतलब भी ठीक से ना पता हो या बेसिक लेवल पे बुकिश अंडरस्टैंडिंग हो, बट इन तीनों शब्दों का आपकी जिंदगी पर बहुत भयंकर असर पड़ रहा है। इस पर मैं कभी आगे डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब पे ही आता हूँ, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे। तो देखो, जब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का डिक्लाइन शुरू होता है तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं 1991 के रिफॉर्म से, वहीं से थोड़ा बहुत डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। अब आप कहोगे कि भैया ये तो हमने अभी रिसेंट में ही देखना शुरू करा है, ये सब इरेगुलरिटीज, स्कैम, ये सब। तो हाँ, क्योंकि जो डीपर लेवल पे चेंज आया था वो आया था 2014 के बाद में। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा आपने सुना होगा पीएम मोदी का। इसका आपकी लाइफ पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है इस पे मैं अभी थोड़ी ही देर में डिस्कस करूंगा। और ये जो पूरा डिस्कशन है 1990s के बाद का, उसको मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम 1990 टू 2014 एंड देन 2014 टिल 2025। अब बात करते हैं 1990 से 2014 के फेज की। तो देखो, 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं तो उसमें प्राइवेटाइजेशन मेंशन है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। जो काम पहले गवर्नमेंट करती थी, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करते थे, वो काम अब प्राइवेट कंपनीज करेगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोग करेंगे। पहले आप इस बात को, बहुत बेसिक डिफरेंस को समझना। अब जब गवर्नमेंट कम काम करेगी तो कम लोगों की जरूरत होगी, इस लॉजिक को ध्यान रखना प्राइवेटाइजेशन से कनेक्ट करके। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि 1990 से 2014 तक काफी स्लो डिग्रेडेशन था गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के रिक्रूटमेंट का।
काफी स्लो था वो प्रोसेस। क्यों स्लो था? क्योंकि जो इस टाइम पे रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट था वो मेजरली कांग्रेस ही थी 1990 से 2014 तक। और कांग्रेस और बीजेपी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी है सोशलिस्टिक, सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड, एंड गवर्नमेंट की प्लानिंग एंड कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करने वाली पॉलिसीज है कांग्रेस की, जिसकी नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्लान्ड इकोनॉमी आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा, 5 ईयर प्लान, ये सब। जबकि बीजेपी जो इंस्पायर्ड है, जिसका जन्म हुआ है भारतीय जनसंघ से, वो इंस्पायर्ड है यूएसए से, कैपिटलिस्टिक पॉलिसी से, एंड प्रमोट करते हैं वो इकोनॉमिक्स में प्राइवेटाइजेशन। ये कोर डिफरेंस है कांग्रेस में एंड बीजेपी में। एंड 1991 के रिफॉर्म्स भी इस कारण से आए थे क्योंकि वहां पे दो बड़े चेंजेस थे। 1991 में जो कांग्रेस का रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट था वो थे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इन दोनों का ही यूएसए की तरफ पॉजिटिव रुख था क्योंकि उस टाइम पे सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था। सेकेंडली, इनका प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिज्म की तरफ भी पॉजिटिव रुख था। और दूसरी जो चेंज थी इंडियन में कि उस टाइम पे भारत की बहुत बड़ी मजबूरी थी कि उन्हें भारतीय सरकार को आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ा। अब आईएमएफ कंट्रोल करता है अमेरिका, तो जब आप आईएमएफ से पैसा लेने जा रहे हो तो आपको अमेरिकन पॉलिसीज को अपने यहाँ पर लाना होगा। इसीलिए एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जहां पे हमने अमेरिकन पॉलिसीज को मतलब इंटीग्रेट करा था इंडिया, ताकि उससे अमेरिका का फायदा हो। कैसे हुआ ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत ही डीप स्टोरी। तो इस कारण से एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। लेकिन 1991 के बाद से 2014 तक जो मेन हाई कमांड रहा है कांग्रेस का, वो सोशलिस्टिक रहा है बाय नेचर। भले से पीएम मनमोहन सिंह रहे हैं, लेकिन जो असली पावर थी वो जिनके पास में थी, उनका माइंडसेट सोशलिस्टिक था। तो उस टाइम पे इसीलिए, क्योंकि सोशलिस्टिक का मतलब आप समझ लो, गवर्नमेंट प्लान करेगी, एंड इसीलिए प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन के तहत गवर्नमेंट पूरी देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्लान करती थी। अब जो प्लानिंग कर रहा है उसी के पास में पावर होगी। जिसके पास में पावर हो गई है ना ज्यादा, तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए लोगों की भी तो जरूरत है। तो उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जरूरत थी। समझना इस चीज को। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, गवर्नमेंट के पास में पावर आ जाएगी, उससे गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जरूरत है। और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जरूरत है तो गवर्नमेंट एग्जाम का जो रिक्रूटमेंट है वो भी स्मूथ, फास्ट, इजी होगा। ये था पूरा खेल 2014 तक मेन में। ठीक है, अब इसके बाद में 2014 से लेके 25 का सीन मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे पीएम मोदी आते हैं और एक बहुत फेमस स्लोगन वो रखते हैं जो मुझे भी काफी पसंद था। वो था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, अब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है ये ध्यान से समझना। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कम होगी, गवर्नमेंट का रोल कम होगा, गवर्नमेंट की साइज छोटी होगी, गवर्नमेंट कम काम करेगी। ठीक है, और इसी के तहत फिर क्या होगा, कम एम्प्लॉयज की भी जरूरत होगी, क्योंकि जब कम काम कर रहे हैं तो कम एम्प्लॉयज की जरूरत हुई ना। तो फिर मैक्सिमम गवर्नेंस कैसे होगी? मैक्सिमम गवर्नेंस होगी प्राइवेट सेक्टर के जरिए। दैट्स व्हाई यू सो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से, एग्जांपल डिजिटल इंडिया मिशन, ई गवर्नेंस में जो उन्होंने रोल निभाया, स्मार्ट सिटीज मिशन, कि शहर का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हम टेक्नोलॉजी की मदद से करेंगे। एंड सिविल सोसाइटी की मदद से गवर्नेंस होगी। कैसे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाएगी वो इसी के तहत लाएगी। अब हो सकता है अभी भी मैं जो बात कर रहा हूं हो सकता है आपके समझ में ना आए, है ना, तो मैं इसको थोड़ा और सरल शब्दों में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जैसा हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहते हैं, अमित शाह जी, क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। तो 2014 में जब पीएम मोदी इलेक्ट होकर आते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे के साथ, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा चेंज आता है जो शायद आप में से काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। जो 2014 के पहले यूपीए गवर्नमेंट का कोalition था, यूपीए कोalition था, उसमें जो कैबिनेट थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे 25 कम कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं पीएम मोदी की कैबिनेट में। यानी कि पीएम मोदी ने आते ही सबसे पहले तो
25 कैबिनेट मिनिस्टर की वैकेंसी कम कर दी थी। अच्छा बुरा आई विल नॉट डिबेट, ठीक है। तो ये हुआ, तो आप देख सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर्स की वैकेंसी कम हो गई 2014 में। फिर 2015 में क्या होता है, नीति आयोग का जन्म होता है। नीति आयोग को क्यों लाया गया? नीति आयोग को लाया गया प्लानिंग कमीशन को हटाने के लिए। अब ये प्लानिंग कमीशन जो 1947 से 2015 तक काम कर रहा था, उसको हटाना क्यों था? क्योंकि प्लानिंग कमीशन फोकस करता था अपनी बेसिक स्ट्रक्चरिंग में, गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी, गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी, उसे इंप्लीमेंट करेगी। और क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट लानी थी, तो नीति आयोग का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा गोल है, वो है प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमाइज करना, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को मैक्सिमाइज करना, ताकि गवर्नमेंट को मिनिमाइज करा जा सके। और इसीलिए नीति आयोग लाया गया था। एंड नीति आयोग ने इसके बाद में 2015 में नीति आयोग आता है। फिर क्या होता है, फिर 2016 में आती है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, जिसके तहत गवर्नमेंट फंडिंग देती है, मेंटरशिप सपोर्ट देती है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देती है, और खुल के कहती है कि आप आओ और बिजनेस करो, आप आओ और स्टार्टअप करो। गवर्नमेंट खुल के कह रही है ये बात 2016 में, और उसका जेनेसिस नीति आयोग से ही हुआ था। और जो अटल इनोवेशन मिशन है, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, वो भी नीति आयोग के अंडर ही आता है। एंड इसके बाद में 2017 आता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती नीली बत्ती की जो गाड़ियां आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मिलती थी, वो भी हटा दी। एक बहुत बड़ा चेंज जो 1947 से, या तक कि उसके पहले भी हो सकता है चला रहा हो, उससे लेकर अभी तक चल रहा था 2017 तक, उसको हटा दिया गया ताकि एस्पायरेंट्स डिमोटिवेटेड हो जाए। क्योंकि मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे थे जो ये चाहते थे कि उन्हें आईएएस आईपीएस की जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि वो नीली बत्ती की गाड़ी में ही बैठेंगे। तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करने के लिए 2017 में ये पॉलिसी लाई गई। अब आप सवाल करोगे कि भैया जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर ही रही है, एंड गवर्नमेंट जॉब्स को, एम्प्लॉयज को डिस्करेज कर रही है, सेक्टर को डिस्करेज कर रही है, तो फिर ये गवर्नमेंट जॉब स्कैम, रिक्रूटमेंट में इतना इश्यूज, डिले, इस सब का क्या कनेक्शन है? ये सब करने की जरूरत क्या है? जिसको प्राइवेट सेक्टर में काम करना हो प्राइवेट में करेगा, जिसको गवर्नमेंट की तैयारी करनी हो गवर्नमेंट की तैयारी करेगा। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। देखो, सारा गवर्नमेंट का जो प्लान था ना, वो सब सही चल रहा था 2016 तक। फिर उसके बाद में एक ऐसी चीज आती है जिसका जन्म हुआ था 2016 के जियो रिवॉल्यूशन के साथ में। देखो, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स को इनकरेज करा, एंड जियो के साथ में क्या हुआ, सस्ता इंटरनेट आ गया, और उसी के साथ में राइज होता है काफी सारे एडटेक स्टार्टअप्स का। एंड एडटेक स्टार्टअप्स को क्योंकि पैसा बनाना था, कोचिंग, स्पेशली गवर्नमेंट कोचिंग इंडस्ट्री को जो ऑनलाइन आ चुकी थी, उसको पैसा बनाना था, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एस्पायरेंट्स को अट्रैक्ट करना था। और इसके लिए उन्होंने दो स्ट्रेटेजीज पे फोकस करा। पहली स्ट्रेटेजी थी ग्लैमराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, जिसमें क्लर्क की जॉब को भी बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करा गया, सक्सेस स्टोरीज को काफी ज्यादा ग्लैमराइज करा गया, वेब सीरीज बनाएगी एस्पायरेंट्स इस तरीके की। एंड साथ में ये पूरा एक नेक्सस इमर्ज होकर आता है 2016 के बाद से, टॉपर्स का और कोचिंग इंडस्ट्री का। एंड इस पे भी लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी बार एडवाइजरी निकाली है कि भाई जो सिलेक्ट हो गए आईएएस आईपीएस, वो ऐसे प्रमोशन नहीं कर सकते। ये भी आप देख लो। एंड दूसरा काम, अब ये जो जितना भी ग्लैमराइजेशन हुआ, पॉपुलराइजेशन हुआ, ये रॉयल एंट्री वीडियोस को वायरल करा गया 2016 के बाद से, इस सब से क्या हुआ, एडटेक इंडस्ट्री के पास में काफी सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स की डिमांड तो क्रिएट होगी, कम से कम काफी सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स तैयार हो गए। अब दूसरा काम करा एडटेक इंडस्ट्री ने, सस्ते कोर्सेस, भले ही लो क्वालिटी के हों, एनी टाइम एनीवेयर, डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उन्होंने प्रोवाइड करा दी। तो जो डिमांड क्रिएट हुई थी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के अंदर, ठीक है, उनकी जो संख्या बढ़ी थी, अब उसको फुलफिल करने के लिए कोर्सेस भी थे, और वो कोर्सेस बिकने भी लगी। और मोटिवेशन के नाम पे पूरा मोटिवेशन करा गया, अच्छे से स्टोरी सुनाएगी, है ना, कि ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, 5-5 10-10 साल लगाओ, आप तो बढ़िया उसको ग्लैमराइज करा, ठीक है। तो इसके कारण काफी सारे एस्पायरेंट्स तैयारी करने भी लग गए।
अब यही कारण है कि जहां पे गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि हम तो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज के मॉडल पे जा रहे हैं, स्पेशली यूएसए के मॉडल पे जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के मॉडल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स है उनका नंबर डिक्लाइन करेगा। लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, गवर्नमेंट जॉब्स डिक्लाइन हो रही है क्योंकि एम्प्लॉयज की जरूरत ही कम होती जा रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स है उनका नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। अब गवर्नमेंट ये भी आकर नहीं कह सकती कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो, हमें जरूरत ही नहीं है इतने एम्प्लॉयज की, तो आप कहीं और जाके कुछ अच्छा करो। और ऐसा नहीं कि कहानी है, पीएम मोदी ने खुद ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि सारा देश के बाबू ही चलाएंगे, ये कहा था पीएम मोदी ने। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि इसके बढ़िया बजाय तो आप पकौड़े तल लो। और इन दोनों ही स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा बैकलैश भी हुआ था, क्योंकि आईएएस लॉबी है, गवर्नमेंट एग्जाम की लॉबी है और कोचिंग इंडस्ट्री की लॉबी है, वो इसको प्रमोट करती है। तो ये बैकलैश उस पर हुआ था। और अगर गवर्नमेंट इसको बार बार करती तो ये पॉलिटिकल सुसाइड बन जाता, जैसा कि अग्निवीर स्कीम के बाद में प्रोटेस्ट में हुआ था ये सारी चीजें। लेकिन तब भी गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो बार बार आके कहते रहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली संजीव सान्याल ने कहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो वेस्ट ऑफ टाइम है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से और ऐसी बात बताऊंगा जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो अब गवर्नमेंट के सामने समस्या खड़ी हो चुकी है पूरी, कितने सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स हैं एंड गवर्नमेंट चाहती नहीं। तो यहाँ पे जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ा। और वो कैसे किया गया, उसके दो रीजन है, वो बताता हूँ। पहला ये कि जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स है उनकी प्रोसेस को काफी ज्यादा डिफिकल्ट कर दो, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट डालो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालो, ठीक है, और बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो, पेपर भी बहुत ज्यादा रैंडम डिफिकल्ट बनाओ, एंड ओवरऑल प्रोसेस काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टॉर्चरिंग हो जाए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज तो बहुत सारे लोग तो अट्रैक्ट ही ना हो, और जो अट्रैक्ट हो भी रहे हैं वो 2-3 अटेम्प्ट देके कुछ और करने लग जाएं, छोड़ के चल जाएं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में खुद का कुछ काम करते हुए तैयारी करते रहे। पहला तो ये। और दूसरा क्या करा कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दी। अगर आपको शायद ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे नहीं पता वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, बट ये रियलिटी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की लाइफ 2014 के बाद से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुई है, अभी स्पेशली तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बढ़ चुका है, एंड इसी के कारण काफी सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि रिसेंटली हमने देखा जहां पर एक 40 साल के पीएसयू बैंक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो उनसे बैंक में इतना ज्यादा काम कराया जा रहा था कि वो उससे परेशान हो चुके थे, एंड क्योंकि वो 40 साल के थे, 20 साल की सर्विस और बाकी थी, 60 तक का रहता है, तब भी उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया कि उन्हें काम ही नहीं करना। पूरी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट भी करा कि ठीक है आप काम छोड़ सकते, और वो नोटिस पीरियड पे थे, लेकिन नोटिस पीरियड में भी इतना काम कराया गया कि वो इंसान परेशान हो गया और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बैंक ऑफिस में ही सुसाइड कर ली। ये स्टेटस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, इतना ज्यादा काम कराया जा रहा है। तो ओवरऑल इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये सब हो रहा है, ये सब होता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि मेजोरिटी इंडियन यूथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अब जरूरत इतनी नहीं रही है। यह है 2025 तक की कहानी। अब आपके माइंड में हो सकता है ये डाउट आ रहा हो कि भैया आपने 2025 तक का क्यों नाम लिया, मोदी गवर्नमेंट तो अभी आगे भी है। क्योंकि कहानी अब बहुत ज्यादा चेंज भी होने वाली। ये कहानी है 2025 तक की, जहां पे गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, लेकिन 2025 के बाद में प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अब एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? प्राइवेट सेक्टर में क्या होने वाला है, और एज अ यूथ जो मुझे देख रहा है वो क्या कर सकता है, इस सब पे मैं बात करूंगा आने वाले वीडियोस में, करियर टॉक के अंदर। एंड उसको अगर आपने समझ लिया तो सारा जो हो रहा है ना खेल, वो आपको समझ में आ जाएगा, और आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से तो बचा ही लोगे। सो दिस वाज माय एनालिसिस
आई होप आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड लाइफ। एंड कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर मुझे वो सही लगा आई विल आल्सो क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट।